हेलो एवरीवन। सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी छात्रों के लिए आज हम यहाँ पर एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यूपीएससी और यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम और पैटर्न में अगर देखा जाए तो जीएस पेपर 1 का जो टॉपिक आता है, जहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी मेंस के पेपर में आपको लिखना होता है। प्री के भी एग्जाम में देखा जाए तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसी कड़ी में आज हमने एक टॉपिक लिया है जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर से। ये टॉपिक है स्थापत्य एवं वास्तुकला, जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको अलग अलग विषयों को लेकर पूछे जाते हैं। जब भी कोई नई विषय वस्तु होती है, किसी तरह का नए स्थापत्य का निर्माण किया जाता है, तो उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर आपको जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ नवीनतम घटनाओं से भी आपका परिचय होना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम समझेंगे स्थापत्य कला और वास्तुकला क्या होती है, भारत की वास्तुकला और स्थापत्य कला की अपनी क्या विशेषताएं हैं, इसमें मथुरा कला शैली, द्रविड़ शैली मथुरा कला शैली, अमरावती शैली और गांधार शैली कैसी रही हैं, साथ ही मंदिर स्थापत्य के नागर, बेचर और द्रविड़ शैलियों में मूल रूप से क्या अंतर है। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे, विश्लेषण करते हुए इन्हें पढ़ेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आने वाले काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं स्थापत्य कला और साथ ही साथ अगर हम देखा जाए वास्तुकला से, तो आपको छूटेंगे नहीं। यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ाते समय, क्योंकि यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो यूपी की स्थापत्य कला को यहाँ पे एग्जाम्पल स्वरूप उसके कुछ चीज़ों को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिस लिहाज से आपका यूपी के प्रिपरेशन में भी आपको ये काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए एक एक करके इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्थापत्य कला और वास्तुकला में मूल रूप से अंतर क्या है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला और वास्तुकला में अंतर क्या है, तो इस टॉपिक को अच्छे समझिएगा। ठीक है, स्थापत्य और वास्तुकला में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले सूक्ष्म कला कार्य और हस्त निर्मित कला कार्य। ठीक है, कैसा कार्य? वस्तु सूक्ष्म कलाकार और हस्त निर्मित कलाकार, जो कि इंजीनियरिंग और माप की तुलना में सौंदर्य शास्त्र से अधिक संबंधित होता है, वहां हम इसे कहते हैं आपको वास्तुकला। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वास्तुकला कहते हैं। और वास्तुकला का मतलब क्या होता है? जो शब्द ये लिया गया है, ये कैसा शब्द है? एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है, जो किससे लिया गया है? एक टेक्टन शब्द से, लैटिन के टेक्टन शब्द से यहाँ पे वास्तुकला को लिया गया है, जिसका निर्माता है, जिसका अर्थ क्या होता है? निर्माता या बिल्डर। तो एक तरफ यहाँ पर देखें तो वास्तुकला का अर्थ होता है निर्माता, जबकि स्थापत्य कला का क्या मतलब है? स्थापत्य का मतलब क्या हुआ? यह एक तरीके का आपका सूक्ष्म कार्य है, हस्त निर्मित कला कार्य है, इंजीनियरिंग और माप की तुलना में यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र से आपको अधिक संबंधित है। तो दोनों चीजों को यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, स्थापत्य कला यहाँ पर एक कारीगरी की बात करता है, जबकि जो वास्तुकला है वो एक तरीके के बड़े स्ट्रक्चर के निर्माण की बात यहाँ पर करता है। तो दोनों ही चीजें कई बार एक ही विषय वस्तु में, अर्थात एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा और उसमें कुछ आपको चीजें जो स्थापत्य के दृष्टिकोण से सूक्ष्म हस्त निर्मित चीजों का उसमें निर्माण किया जाए, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर स्थापत्य। दोनों एक ही चीजों के सम्मिलित स्वरूप भी वहां पर हो सकते हैं, एक ही स्ट्रक्चर में दोनों हो सकते हैं। स्थापत्य वास्तुकला का निर्माण किया गया हो और उसमें कुछ फिर आपके चीजों को उसके अंदर जो होते हैं, आपको स्थापत्य के भी नमूने उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही चीज हो गई। पहले हमने यहाँ पर समझा स्थापत्य कला को, उसके बाद हमने यहाँ पे समझा वास्तुकला को। अब चलिए अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जो स्थापत्य कला है, ठीक है, भारतीय जो स्थापत्य कला है उसकी अपनी क्या विशेषताएं हैं। अब इसमें अगर देखें तो भारतीय स्थापत्य की जो विशेषताओं के दृष्टिकोण से क्या क्या पॉइंट इसमें हैं, समझ लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपको जो इसके स्थापत्य के नमूने जो हैं, ठीक है, मंदिर इसमें देखा जाए तो मंदिर के में अगर देखा जाए तो लंबे गलियारे होंगे। कैसे? लंबे गलियारे। हम यहाँ पे चर्चा जो कर रहे हैं स्थापत्य कला की, भारतीय स्थापत्य कला की विशेषताओं की अब हम चर्चा कर रहे हैं। किसकी? भारतीय स्थापत्य कला की विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि मंदिरों में लंबे गलियारों का निर्माण होगा, नक्काशीदार 100 स्तंभों व 1000 स्तंभों वाले मंडपों की उपस्थिति होगी। कैसे मंडप होंगे? 100 से 1000 मंडपों की यहाँ पर व्यवस्था होगी, उनका निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त ऊंचे व बहुमंजिली गोपुरम होंगे, गोपुरमों का निर्माण होगा, गोपुरम यहाँ पे बनाए जाएंगे। और गोपुरम होंगे कैसे? ऊंचे और बहुमंजिली इमारतों वाले आपके गोपुरमों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो पत्थर प्रयोग किए जाते हैं इस निर्माण कार्य के दौरान, जिस तरीके का पत्थरों का प्रयोग किया जाता है वो कैसे होंगे? चमकीले।
कैसे पत्थर होते हैं? चमकीले पत्थर होंगे तथा इसमें आपको पशुओं, देवताओं, राक्षसों की मूर्तियों का क्या होता है? सजावट के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो एक तरीके से स्थापत्य कला में देखा जाए लंबे गलियारे, नक्काशीदार स्तंभ, 1000 मंडपों वाले, साथ ही यहाँ पर बहुमंजिली ऊंची इमारतें, चमकीले पत्थर, पशु देवताओं की मूर्तियां इत्यादि आपको इसमें देखने को मिलती हैं। ये तो मूल रूप से आपको भारतीय स्थापत्य कला की विशेषताएं हो गई। अब जब भारतीय स्थापत्य को हम पढ़ते हैं तो उसी में से कुछ स्थापत्य की कला शैलियां आती हैं, जैसे कि मथुरा कला शैली आती है। तो चलिए आप समझिएगा, प्रयास करिएगा मथुरा कला शैली से क्या तात्पर्य है। देखिए मथुरा कला शैली की अपनी क्या विशेषताएं ये समझिएगा। मथुरा कला शैली, यहाँ पर हम पहली कौन सी पढ़ रहे हैं? मथुरा कला शैली। अब मथुरा कला शैली कैसी है? मथुरा कला शैली संभवतः क्या है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंत में कुषाण काल में यहां पर इसका उद्भव हुआ। कब हुआ? कुषाण काल में होता है। इसके साथ साथ यहां पे कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव के काल में मथुरा कला का सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ है। किनके समय काल में हुआ है? कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव, मतलब कुषाण काल में इनका सर्वोत्कृष्ट आपको विकास देखने को मिलता है। इस शैली की अपनी विशेषता के दृष्टिकोण के कारण ही इस शैली की जो उत्कृष्ट कलाकृतियों का जो निर्माण हुआ उसकी ख्याति कहां तक पहुंची, अर्थात विदेशों में, चीन तक भी यहां पर इसकी मथुरा कला शैली की जो विशेषताएं रहीं उसके कारण दूसरे देशों में भी इसकी उपस्थिति देखने को मिली। इसकी ख्याति जो होती है दूर दराज के क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिली। इसके साथ अगर हम देखें जो मथुरा कला शैली है उसकी जो अपनी विशेषताएं हैं इसमें देखा जाए तो अन्य कौन कौन सी विशेषताएं हैं एग्जाम में, देखिए ध्यान रखिएगा, इस तरीके के एग्जाम जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे भी आपको यहाँ पे इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे समझते चलना है। इसके अतिरिक्त मथुरा कला शैली में जो प्रारंभिक मूर्तियों में जो बुद्ध की और बोधिसत्व की जो मूर्तियां हैं वो कैसी हैं? प्रसन्न आकृतियों वाली हैं। तो इस काल में जो मूर्तियां बुद्ध की बनाई गई वो प्रसन्न आकृतियों की बनाई गई, जिसमें आध्यात्मिकता का आभास था। किसका? आध्यात्मिकता का आभास था। परंतु जैसे जैसे ये उत्तर काल की ओर हम प्रवेश करते हैं तो उत्तर काल में जो मूर्तियां हैं उनमें सौंदर्य और धार्मिक भावना का अधिक विकास किया गया। किसका? सौंदर्य और धार्मिक भावनाओं का इसमें धीरे धीरे प्रवेश आपको देखने को मिलता है। एक चीज़ और ये भी कहा जाता है कि जो मथुरा कला शैली है, मथुरा कला शैली की जो प्रारंभिक भारतीय परंपरा की बहुत ऋणी है। कैसी है? इसमें उत्तर पश्चिम का अनुकरण किया गया और एक से अधिक यूनानी रोमन चेष्टाओं को भी ग्रहण करते हुए इसमें बताया गया है। ये भी कहा जाता है कि जो भारतीय मथुरा कला शैली है इसमें कहीं ना कहीं कुछ पश्चिमी तत्वों के समावेश भी हैं और वो इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें यूनानी रोमन चेष्टाओं का ग्रहण भी आपको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त मथुरा के मूर्तिकारों ने अपनी बौद्ध मूर्तियों के लिए एक और प्रारंभिक शताब्दियों की ओर हिष्ट पुष्ट यक्ष की मूर्तियां और दूसरी ओर ध्यान मुद्रा में जैन तीर्थंकरों से प्रेरणा प्राप्त की है। तो समावेश जो है जो बुद्ध की मूर्तियों में हमें देखने को मिलता है, तो बुद्ध की मूर्तियों में मथुरा कला शैली की जो बौद्ध मूर्तियां हैं उसमें आपको यक्ष यक्षिणियों की तरह हिष्ट पुष्ट बॉडी अर्थात उनकी बनाई गई है, शरीर उनका निर्माण देखा जाए, और जो मुद्राएं हैं जिस तरह उनके निर्माण के बैठे हैं या इत्यादि हैं तो उनको योग मुद्राओं का ज़्यादा वो बैठे उसमें दिखाई देते हैं या योग मुद्राओं की स्थितियाँ आपको उसमें देखने को मिलती हैं। इसके मथुरा से बुद्ध एवं बोधिसत्व की खड़ी और बैठी दोनों प्रकार की प्रतिमाएं मिलती हैं। कैसी हैं? तो मथुरा कला शैली में बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो किस अवस्था में हैं आपको? तो खड़ी और बैठी हुई मुद्रा में आपको देखने को मिलती हैं। चलिए ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद उनके व्यक्तित्व में चक्रवर्ती तथा योगी दोनों के आदर्श मिलते हैं, अर्थात जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं वो चक्रवर्ती और योगी दोनों के गुणों को समावेश करते हुए मूर्तियों को कटरा से प्राप्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, जो बुद्ध मूर्तियां कटरा से प्राप्त हुई हैं, साथ ही इसमें चौकी पर उत्कीर्ण लेख जो है बोधिसत्व की संज्ञा उसे दी जाती है। साथ ही बुद्ध को भिक्षु वेश धारण किए हुए भी दिखाया गया है। तो कुछ आपको जो मूर्तियों का निर्माण किया गया उसमें कैसी हैं वो? तो भिक्षु वेश में है। साथ ही बोध वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान था, उनका दायां हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। हथेली और तलवों पर धर्मचक्र तथा त्रिरत्न के चिन्ह भी बनाए गए। तो बुद्ध की मूर्तियां जब आप देखेंगे तो उसमें उनकी हथेली अगर तलवों को देखें तो क्या क्या मिलता है? धर्मचक्र और त्रिरत्न के चिन्ह भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही मूर्ति के पीछे जो है वृत्ताकार प्रभामंडल दिखाया गया है। कैसा है? वृत्ताकार आपका प्रभामंडल है। साथ ही समग्रता यह मूर्ति जो होती कलात्मक रूप से अत्यंत आपको प्रशंसनीय आप इसे देख सकते हैं, अर्थात मंत्र मुग्ध हो जाने की स्थिति आपको उसमें देखने को मिलेगी।
इसके अतिरिक्त बुद्ध की मूर्तियों के अतिरिक्त मैत्रेय, कश्यप, अलोकितेश्वर, बोधिसत्व की मूर्तियां भी मथुरा कला शैली में मिली। तो ऐसा नहीं सिर्फ बुद्ध की प्रतिमा बनाई, मथुरा कला शैली में बुद्ध के अतिरिक्त अगर बोलें तो मैत्रेय का है, कश्यप का है, अवलोकितेश्वर का और बोधिसत्वों की मूर्तियां भी आपको देखने को मिलती हैं। मैत्रेय की जो मूर्तियों की बात करते हैं, मैत्रेय की जो प्रतिमा है, जो आपकी मूर्ति है, उसमें अगर देखें तो मैत्रेय को अभय मुद्रा में और दाएं हाथ में कमल नाल लिए हुए, बाएं हाथ में अमृत घट लिए हुए दिखाया गया है। तो मैत्रेय की मूर्ति को आप ऐसे पाएंगे। इसके अतिरिक्त बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं वो भी आपको स्तंभों पर उकेरित की गई हैं, जिसमें जन्म, अभिषेक, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण जैसी जीवन की विविध घटनाओं का कुशलता पूर्वक अंकन आपको देखने को मिलता है। तो अर्थात कि वहां पर उनकी कहानियां, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी प्रकार की जो कहानियां, जो प्रमुख घटनाएं रही, वो भी आपको इसमें देखने को विशेष रूप से मिलेगा। इसके अतिरिक्त मथुरा के कलाकारों ने ईरानी तथा यूनानी कला के कुछ प्रतीकों को भी ग्रहण किया और उसमें भारतीयता का रंग वहां पर था। भारत और ईरानी के मिश्रण के स्वरूपों को इसमें देखने को मिलेगा। मथुरा की कुछ बुद्ध मूर्तियों में गांधार मूर्तियों के भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो मथुरा और गांधार के मिश्रण आपको मूर्तियों में दिखेंगे, जिसमें मूर्तियों पर मूंछ और चप्पल, जो कि आपकी गांधार शिला की विशेषता है, वो आपको इसमें देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त मथुरा के शिल्पियों ने बुद्ध, बोधिसत्व की मूर्तियों के अतिरिक्त हिंदू, जैन मूर्तियों का भी यहाँ पे निर्माण किया। हिंदी देवताओं में विष्णु, सूर्य, शिव, कुबेर, नाग, यक्ष, पाषाण प्रतिमाएं अत्यंत यहाँ पे सुंदर और साथ ही साथ यहाँ पे कलापूर्ण है। मथुरा और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो 40 से अधिक विष्णु की मूर्तियां इसमें प्राप्त हैं और अधिकांश जो हैं चतुर्भुजी हैं। कैसी हैं? अधिकांश कैसी हैं? चतुर्भुजी हैं। और विष्णु के अवतारों से संबंधित जो मूर्तियां प्रायः नहीं मिलती हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो शिव की प्रतिमाएं हैं, लिंग, मानव, साथ ही यहाँ पर दोनों रूपों मिलती हैं। शिवलिंग कई प्रकार के हैं, जैसे 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी और 5 मुखी। तो शिवलिंग भी आपको यहाँ पर निर्माण कार्य हैं, जो कि कई प्रकार की हैं, जो 1 मुखी से लेकर 5 मुखी तक आपको देखने को मिलेंगे। शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी पार्वती की प्रतिमा पहली बार संभवतः मथुरा में ही कुषाण कलाकारों के द्वारा बनाई गई। तो पहला जो साक्ष्य यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पार्वती और शिव की साथ में जो मूर्तियां हैं वो कहाँ मिली? मथुरा में ही आपको कुषाण के कलाकारों के द्वारा यहाँ पर बनाई गई। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बातें यहाँ पर की गई हैं मथुरा कला शैली के दृष्टिकोण से ही, उसमें मथुरा के इस समय जो अग्रभाग के दृष्टिकोण से अगर हम देखने को मिलता है, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। साथ ही मथुरा जो है सूर्य प्रतिमाओं का भी निर्माण करती है। किसका है? तो सूर्य प्रतिमाओं का आपको इसमें निर्माण देखने को मिलेगा। साथ ही मानव रूप से सूर्य को लंबी कोट, पतलून और बूट पहने हुए 4 घोड़ों के रथ पर सवार दिखाया गया है। तो सूर्य को जो बनाया गया है या उल्लेखित किया गया है, जिस तरीके से उनको स्पष्ट किया गया है, उनकी मूर्ति जैसे बनाई गई है, उसमें उनको जो वेशभूषा पहनाई गई है वो कैसी है? लंबी कोट है, पतलून है, बूट पहने हुए 2 से 4 घोड़ों की वो सवारी करते हुए इसमें दिखाई देते हैं। इसके बाद यहाँ पर साथ ही साथ जब ये जैन मूर्तियों का निर्माण करते हैं तो जैन मूर्तियाँ भी यहाँ पर 2 प्रकार की हैं। कैसी हैं? 2 प्रकार की जैन मूर्तियाँ हैं। खड़ी मूर्तियाँ जो कि कार्योत्सर्ग मुद्रा में हैं तथा बैठी हुई मूर्तियाँ जो कि पद्मासन मुद्रा में हैं। कैसी हैं? तो खड़ी मूर्तियाँ हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कार्योत्सर्ग मुद्राएं हैं, बैठी हुई मुद्राएं हैं। दोनों तरीके की मुद्राएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। दोनों तरीके की मुद्राओं में मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं। अब जो खड़ी मुद्रा है, ठीक है, खड़ी मूर्तियां जो हैं वो पूर्णतया नग्न हैं। उनकी भुजाएं घुटनों के नीचे तक फैली हैं। बाहों के बीच केशपुंज यहाँ पर बनाए गए हैं। जबकि जो बैठी हुई प्रतिमा है पद्मासन मुद्रा में, वहाँ पर इनकी दृष्टि जो होती है नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है। तो यहाँ पर दोनों की जो मूर्तियाँ अर्थात जो बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं, जो मथुरा कला शैली इत्यादि में बनाई गई हैं, उनकी अपनी काफ़ी अलग अलग विशेषताएँ हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। अब इसके बाद इनके आसन के सामने और बीच में धर्मचक्र और पार्श्व भाग में सिंह बनाए गए, जो इनकी अपनी एक विशेषता है। इस प्रकार की मूर्तियों की जो विशेषता है, इनके आसन के बीच में धर्मचक्र और पार्श्व भाग में सिंह बनाए गए हैं। मथुरा और उसके आसपास जैन तीर्थंकरों की पाषाण मूर्तियां भी आपको प्राप्त होती हैं। साथ ही कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है इनका। मथुरा कला शैली के शिल्पकारी के भी सुंदर नमूने मिलते हैं। बुद्ध, बोधिसत्व की मूर्तियों के अतिरिक्त मथुरा से कनिष्क की सिर रहित मूर्ति मिलती है। कैसी मूर्ति मिलती है? तो सिर रहित। आपको कनिष्क की सिर रहित मूर्ति भी आपको मथुरा कला शैली में मिलती है, जिस पर महाराजा धीराज देवपुत्र कनिष्को अंकित है। इसके अतिरिक्त यह खड़ी मुद्रा में तथा 5 फुट 7 इंच ऊंची है। कितनी है? 5 फुट 7 इंच ऊंची है। और राजा घुटने कोट पे पहने हुए, उनके पैरों से भी भारी जूते हैं। दायां हाथ पर गदा टिका है और बाएं हाथ से यहाँ पे तलवार को पकड़े हुए हैं। अर्थात इनकी जो मुद्रा है उसके बारे में पूरी रूपरेखा यहाँ पर स्पष्ट की गई है।
इसके अतिरिक्त कला की दृष्टि यह प्रतिमा उच्च कोटि की है। मूर्तिकार सम्राट की पाषाण मूर्तियां बनाने में सफल रहे हैं। शिल्प की दृष्टि से सम्राट का यथार्थ रूपांकन इसे कहा जाता है। और साथ ही मथुरा कला शैली की जो बनी हुई मूर्तियां उसमें यूनानी प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। मूलतः एक तरह से कहा जाए तो प्रभाव जो होता है, परिलक्षित जो होता है, यूनानियों का कुछ मिलता है। लेकिन अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि मथुरा की बौद्ध मूर्तियां गांधार से सर्वथा स्वतंत्र थीं और उनका आधार मूल जो है भारतीय था। तो इसीलिए गांधार जो मथुरा शैली उसे भारतीय शैली कहा जाता है कि उसका जो पूरी तरह से जो विकसित स्वरूप है वो भारतीयता का रंग लिए हुए है और भारतीयता ही वहाँ पर उसमें समाई हुई है। वासुदेव शरण अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया और इनके पर्याप्त धार्मिक आधार भी वहाँ पर हैं। उनके अनुसार मूर्ति की कल्पना धार्मिक भावना की तुष्टि के लिए यहाँ पर होती है। चलिए अब मथुरा कला शैली की एट द लास्ट यहाँ पर मैं आपको कुछ विशेषताएं बता देता हूँ जो आपको यहाँ पर एग्जाम के समय पे फ़ायदा करेगा उसे याद करने में। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, इस कला शैली की जो बनी मूर्तियां हैं उसमें जो निर्माण किया गया पत्थर है वो सफ़ेद चित्तीदार और लाल रवादार पत्थर है। तो मथुरा कला शैली में जो प्रयोग हुए पत्थर कैसे हैं? सफ़ेद चित्तीदार और लाल रवादार पत्थर हैं। दूसरा, स्त्री की जो मूर्तियां हैं उसमें नेत्रों में चंचलता की छाप दिखाई देती है। साथ ही नेत्र में कटाक्ष और बांकपन की जो भारतीयता है वो स्पष्ट आपको इसमें झलकती है। इसके अतिरिक्त मथुरा कला की जो बुद्ध मूर्ति सिंहासनासीन है और खड़ी आकृति में निर्मित है। खड़ी मूर्तियों के पैरों के नीचे आपकी सिंह की आकृति भी यहाँ पर दिखाई देती है। इसी शैली की निर्मित मूर्तियों में कम से कम अलंकरण और वस्त्रों का प्रयोग भी मिलता है। ठीक है, अलंकरण और वस्त्रों का प्रयोग मिलता है। और साथ ही साथ जैन मूर्तियों के वक्ष स्थल पर पवित्र मांगलिक चिन्ह और श्रीवत्स यहाँ पर अंकित है। तो ये सारा कुछ आपको किसमें मिलता है? मथुरा कला शैली में ये सारी की सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मथुरा कला के आभूषणों से लदी हुई स्त्रियां आकृतियां पर नितंब पर अत्यंत चौड़ी तक कमर पतली है, चपल मुद्रा में खड़ी हुई सिंधु सभ्यता की नर्तकी वाला स्मरण करती हैं। साथ ही वास्तव में मथुरा की कला शैली जो है वैदेशिक प्रभाव से मुक्त है। और साथ ही इसमें देखा जाए एक चीज़ ध्यान रखेगा, इस कला में जो भरहुत और सांची की प्राचीन भारतीय कला आगे इसी के द्वारा यहाँ पर बढ़ाया गया है। अपनी तरह से मौलिक हैं, सुंदर हैं, संरचनात्मक विविधता है, कलात्मकता का सृजन है और मथुरा कला शैली इसलिए पूर्ण रूप से आपको भारतीयता का इसमें समावेश है। एट द लास्ट अगर हम देखें जो मथुरा कला शैली के दृष्टिकोण से कुछ अन्य तथ्यों को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। काफ़ी विस्तार से हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम में प्री का क्वेश्चन आए, मेंस का क्वेश्चन आए, आप यहाँ पर आसानी से इसे टिक कर सकते हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण। ठीक है, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों ही धर्मों के यहाँ पर आपको मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण अर्थात हिंदू धर्म की। दूसरा पॉइंट, मथुरा कला शैली की दीर्घ जीविता प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर के चतुर्थ शताब्दी ईस्वी तक यहाँ पर है। तो पहली से लेकर के चौथी तक यहाँ पर यह मूर्तियों का निर्माण किया गया। मुख्य केंद्र क्या है? मथुरा कला शैली के मुख्य केंद्र क्या है? फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, मथुरा, तक्षशिला, अहिच्छत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी। ठीक है, मथुरा, तक्षशिला, अहिच्छत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी, ये सब की सब आपकी मथुरा कला शैली के केंद्र बिंदु हैं। इसके अतिरिक्त मथुरा शैली में ही सीकरी, रूपबल, मध्यकालीन फतेहपुर सीकरी और चित्तीदार पत्थर, श्वेत चित्तीदार पत्थर का इस्तेमाल भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मथुरा मूर्ति कला शैली में ही बुद्ध जो है आसन पर बैठे हुए, स्थानक खड़े हुए दोनों ही स्थितियों में प्रदर्शित हैं। साथ ही मथुरा में बुद्ध प्रायः वस्त्ररहित, बालविहीन, मोछविहीन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब के सब आपको मथुरा कला शैली के बारे में आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर ऐड करना हो तो आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके लिए अतिरिक्त अलंकार विहीन है, प्रभामंडल युक्त प्रदर्शित हैं। मथुरा कला में बुद्ध के समस्त प्रसिद्ध मुद्राओं में प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें वरद हस्त मुद्रा है, अभय मुद्रा है, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा है। ये सारी मुद्राएं यहाँ पर आपको मथुरा कला शैली में ही यहाँ पर बुद्ध की देखने को मिलती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि आपको जो मथुरा कला शैली है, गांधार कला शैली है, अमरावती कला शैली है, यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में अर्थात इन सभी के तथ्यों के बारे में हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, उसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पे देखिए तुलनात्मक तौर पे यहाँ पर आपको अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तुलनात्मक तौर पे हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसके बारे में हम थोड़ा सा इसको देखेंगे एक एक करके। चलिए तो यहाँ पर देखिए जो गांधार कला शैली है, गांधार कला शैली के बारे में जो तथ्यात्मक तौर पे आपकी जो जानकारी है थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं, स्पष्ट रहेगा आपको भी। देखिए अब यहाँ पर आधार, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, किन आधारों पे यहाँ पे तुलनात्मक तौर पे इन्हें एक बार हम पढ़ लें तो जाति इससे रिलेटेड जो भी जानकारी हमारे स्पष्ट हो जाए। और
आगे इन फ्यूचर यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डेटा यहाँ पे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सबसे पहले देखिए कालखंड। गांधार कला शैली का कालखंड है मौर्योत्तर काल में गांधार कला शैली विकसित होती है। मौर्योत्तर काल में आपको मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली भी आपका मौर्योत्तर काल में है। इसी तरीके से संरक्षण की बात करते हैं तो गांधार शैली को कुषाणों का यहाँ पे संरक्षण प्राप्त हुआ, मथुरा कला शैली को भी यहाँ पे कुषाणों का संरक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन अमरावती जो शैली है ये सातवाहन राजाओं के द्वारा इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। तीसरा, प्रभाव और विस्तार, अर्थात कि इन शैलियों का किन किन क्षेत्रों में इसका विकास किया गया है, कहाँ कहाँ इनसे संबंधित वास्तुकला स्थापत्य कला का निर्माण हुआ है। तो उत्तर पश्चिम सीमांत और आधुनिक गांधार के क्षेत्रों में आपको गांधार कला शैली देखने को मिलेगी, जबकि मथुरा, सोंग, कंकाली, टीला और उसके आसपास के क्षेत्रों में आपको मथुरा कला शैली से निर्मित आपको मूर्तियाँ, बुद्धि इत्यादि की आपको देखने को मिलेंगी। जबकि अमरावती जो शैली है वो कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में अमरावती, नागार्जुन कोंडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त बाह्य प्रभाव की बात करें तो जहां पर गांधार शैली में यूनानी हेलेनिस्टिक मूर्तिकला का व्यापक प्रभाव आपको देखने को मिलता है, वहीं मथुरा शैली पूर्णतः आपका स्वदेशी प्रभाव लिए आपको दिखाई देती है। बाह्य प्रभाव इसमें नदारत है, जबकि अमरावती शैली भी यहाँ पर स्वदेशी रूप से आपको विकसित होते हुए आप इसमें देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें बाह्य प्रभाव के अतिरिक्त इसमें से धार्मिक संबद्धता और अन्य चीज़ों के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे तुलना करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए अगर धार्मिक संबद्धता की इसमें बात करते हैं तो ग्रीको रोमन देवताओं के मंदिरों से प्रभावित मुख्य रूप से आपको बौद्ध चित्रकला आपको गांधार शैली में देखने को मिलती है, जबकि मथुरा शैली में उसी समय के तीनों धर्मों यानी कि हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उन सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। अमरावती में मुख्य रूप से बौद्ध प्रतिमा का, बौद्ध धर्म का ही यहाँ पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। प्रयुक्ति की बात करते हैं तो प्रारंभिक जो गांधार शैली है इसमें नीले, धूसर, बलुआ प्रस्तर का उपयोग हुआ है, ठीक है, जो प्रस्तर हैं, पत्थर हैं उनका। तो यहाँ पर जबकि गांधार जो शैली है इसमें नीले, धूसर, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और बाद में इसमें मिट्टी और प्लास्टर का भी उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें देखा जाए तो चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, सफ़ेद और लाल रवेदार पत्थर का यहाँ पर आपको प्रयोग देखने को मिलता है गांधार शैली में, जबकि सफ़ेद जो संगमरमर का प्रयोग है वो आपको अमरावती कला शैली की विशेषताएं हैं। इसके बाद बुद्ध की मूर्तियों की विशेषताएं भी समझ लीजिए। बुद्ध की मूर्तियों की विशेषताओं के तौर पे जब गांधार कला शैली में बुद्ध की मूर्ति हम देखते हैं तो इसमें लहराते घुंघराले बाल हैं, आध्यात्मिक या योगी मुद्रा, आभूषण रहित, जटायुक्त, आधी बंद आधी खुली आंखों के आप देख सकते हैं गांधार कला शैली में। जबकि जब आप मथुरा कला शैली में अगर हम बुद्ध को देखें तो इसमें वो प्रसन्न चित्त चेहरा है, तंग कपड़े हैं, हृष्टपुष्ट शरीर है, बाल मुंडित सर है, पद्मासन मुद्रा है और सिर के पीछे प्रभामंडल, ये सब कुछ सब आप यहाँ पर देखने को मिलते हैं किसमें, आपको मथुरा कला शैली में। जबकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं गांधार कला शैली अमरावती में तो मूर्तियाँ सामान्यतः बुद्ध के जीवन, जातक, कथाओं इत्यादि की कहानियों को दर्शाती हुई आप इसमें देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बुद्ध से संबंधित जो मूर्तियाँ हैं अर्थात कि जो तीनों ही शैलियाँ हैं स्थापत्य वास्तुकला को लेकर, आपको गांधार शैली, मथुरा शैली और साथ ही साथ अमरावती शैली, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया। उसी को अब आपको यहाँ पर आगे चल के पढ़ना है, समझना है। स्थापत्य शैली को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब स्थापत्य शैली के बाद आता है यहाँ पे मंदिर स्थापत्य की शैलियाँ, जिसमें नागर, द्रविड़ और बेसर शैली आती है। तो चलिए अब यहाँ पर इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। नागर शैली में यहाँ पर अभी राम मंदिर के बनाने का निर्माण का यहाँ पे बात की गई है, तो ऐसा क्यों किया गया है उसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर इन तीनों के मध्य जो डिफरेंसेस है वो भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो नागर शैली है, अयोध्या में बनने वाले रामलला का मंदिर जो होता है वो किस में बनेगा, नागर शैली में बनेगा। शिल्प शास्त्र के अनुसार हिंदू स्थापत्य कला की 3 प्रमुख मंदिर निर्माण शैलियाँ हैं। कितनी हैं? 3 प्रमुख आपको मंदिर निर्माण शैलियाँ हैं। उत्तर भारत में देखा जाए तो नागर शैली सबसे प्रचलित है। कौन सी है? नागर शैली प्रचलित है और अधिकांश जो है मंदिर आपको किस में बने हैं, नागर शैली में बने हैं। अयोध्या में राम मंदिर का जो डिज़ाइन है वो तैयार कर रहे हैं चंद्रकांत सोमपुरा। कौन तैयार कर रहे हैं? चंद्रकांत सोमपुरा तैयार कर रहे हैं, जो गुजरात के यहाँ पर पलिताना से यहाँ से हैं और इनके जो पिता हैं प्रभाशंकर भाई रामे सोमपुरा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के शिल्पकार थे। ठीक है।
गृह मंत्रालय के अधीन यहाँ पर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का गठन और साथ ही राम मंदिर मॉडल बनाने पर 1989 में प्रयागराज कुंभ मेले में रखा गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर नागर शैली में आपके राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे संबंधित जो तथ्य थे वो तो हमने देख लिए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो आपका जो नागर शैली है, ठीक है, नागर शैली है वो कैसी है, इसकी अपनी क्या विशेषता है, उसको यहाँ पे समझने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो नागर शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, इनके अपने एग्जाम्पल क्या हैं। मंदिर निर्माण की ये शैली जो होती 7वीं शताब्दी में परमार शासकों के द्वारा यहाँ पर विकसित हुई। तो किसके द्वारा? परमार शासकों के द्वारा यहाँ पर विकसित हुई है। वास्तुशास्त्री यहाँ पे जॉर्ज मिशेल की पुस्तक द हिंदू टेम्पल एंड इंट्रोडक्शन टू इट्स मीनिंग एंड फॉर्मिंग के अनुसार परमार राजाओं ने बहुत से मंदिर यहाँ पे बनवाए और सभी इसी शैली में आपको निर्मित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इसका जो विशेषता है, इसके शिखर का चतुष्कोणीय और वर्गाकार होना, अर्थात कि जो नागर शैली का जो शिखर आपको बनता है वो कैसा है, चतुष्कोणीय है और साथ ही साथ यहाँ पर वर्गाकार है। इसके अतिरिक्त इस शैली के निर्माण में हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वतमाला तक यहाँ पर ये शैली है। शिल्पशास्त्री मानते हैं कि नागर शब्द नगर से आया है, ठीक है, नागर शैली का मतलब क्या हो, नगर से आया हुआ शब्द है। परमार शासकों ने उस काल में नगरों में इन मंदिरों के निर्माण करा और इसी से इस निर्माण का नाम पड़ा नागर शैली। तो ये तो हो गया तथ्यात्मक तौर पे नागर शैली क्या है, इसकी अपनी क्या विशेषताएं हैं। अब इस शैली के जो प्रमुख मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो का मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और सोमनाथ मंदिर, ये सभी मंदिर किसमें बने हैं, आपको नागर शैली में बने हैं। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो नागर शैली की विशेषताएं आपसे पूछी जाएंगी या तो नागर शैली में कौन से मंदिर बने हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर है द्रविड़ शैली। कौन सी है, द्रविड़ शैली है। अब यहाँ पर बात करें तो दक्षिण भारत की जो प्राचीन निर्माण मंदिर की शैली रही है वो है आपकी द्रविड़ शैली, और यहाँ पर तमिलनाडु के अधिकांश जो मंदिर हैं वो आपको द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। इसके मंदिर का जो आधार भाग होता है वो आपका आयताकार होता है, आधार जो होता है वो आयताकार होता है, और शिखर एवं विमान जो होते हैं कई मंजिलों की पिरामिड के आकार की संरचना में आप देख सकते हैं। इसके विमान में आमलक और कलश नहीं होते हैं, इसकी जगह क्या होती है, स्तूपिका होती है। तो द्रविड़ शैली में क्या होता है, स्तूपिका बनी होती है, और इनके विशाल प्रांगण में कई छोटे छोटे मंदिर जो होते हैं, पुष्कारणी जलाशय होता है, मुख्य प्रवेश द्वार पे गोपुरम होते हैं और विशाल द्वीप स्तंभ या ध्वज स्तंभ यहाँ पर बने रहते हैं। तो ये आपकी द्रविड़ शैली की अपनी विशेषताएं। ये द्रविड़ शैली अगर आप देखें, इस तरह के मंदिर आपको कहीं भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपकी स्तूपिका है, पुष्करिणी जलाशय आपको दिखेंगे, ध्वज स्तंभ आपको देखने को मिले, मुख्य प्रवेश द्वार पे गोपुरम आपको मिलता है। तो ये सब कैसा होगा कि हाँ वो मंदिर कैसा है, फिर आपको उसे कहेंगे ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। इसी तरीके से जो बेसर शैली है, ठीक है, कैसी, बेसर शैली है। बेसर शैली अगर की बात करें तो ये बेसर जो होते हैं शिल्प नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित स्वरूप होता है, तथा इसमें दोनों ही चीज़ों का लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो वहाँ पर चलिए समझ लेते हैं इनमें दोनों के जो लक्षण हैं वो कैसे आपको इसमें पहुँचते हैं, क्या क्या इसकी अपनी विशेषताएं हैं। तो पहली चीज़ तो इसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैली की विशेषताएं हैं, लेकिन फिर भी इसे हम स्वतंत्र एक शैली यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, इसे हम फिर भी एक स्वतंत्र शैली कहते हैं। यहाँ पर राष्ट्रकूट चालुक्य होयसल शासकों में से यहाँ पर मंदिर बनाए गए। किसके द्वारा, यहाँ पर राष्ट्रकूट चालुक्य और होयसल शासकों ने मंदिरों का यहाँ पर निर्माण किया है। और इस शैली के जो मंदिर हैं वो कर्नाटक, महाराष्ट्र में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो बेसर शैली के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ पे, आपको कर्नाटक और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। साथ ही यह कन्नड़ जो शब्द है बेसर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बेहतर या नया रूप। हालांकि कुछ शिल्पकार इसे संस्कृत के शब्द विहार से के अपभ्रंश मानते हैं, ठीक है, बेसर शैली को विहार का अपभ्रंश शब्द भी माना जाता है, जिसका अर्थ भ्रमण के लिए विस्तृत किया गया है। बौद्ध और जैन विहार इसी अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर आपका बेसर शैली के बारे में प्रमुख तथ्य हो गए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखा जाए तो कुछ अन्य शैलियाँ भी हैं, जैसे आपका एक आता है कलिंगा शैली, और दूसरा यहाँ पर आपका चंपा शैली, और तीसरा है इंडोनेशियाई शैली, ठीक है, इनके बारे में भी यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि कलिंगा शैली कैसी है। कलिंगा शैली की बात करें तो मंदिर, ऐसे जो मंदिर जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हैं, तीन प्रकार के यहाँ पर तीन प्रकार के हैं, रेखा देवला, पीढ़ा देवला, खाखरा देवला, और देवला का अर्थ होता है मंदिर। तो यहाँ पर देखिए जो कलिंगा शैली के मंदिर हैं आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, जिसमें आपको तीन प्रकार की हैं, रेखा, पीढ़ा और खाखरा प्रकार के आपको मंदिर देखने को मिलेंगे।
चंपा शैली जो है वियतनाम में 6 से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच चंपा साम्राज्य के राजाओं ने यहाँ पर इसे विकसित किया। इसमें आपने हिंदू मंदिर बनवाए और लाल ईंटों से बने हैं, इसलिए इसे ईंटें भी कहते हैं, ठीक है, जिन्हें ईंटें भी कहते हैं। तो चंपा शैली के मंदिर आपको कहाँ मिलते हैं? वियतनाम में मिलते हैं 6 से 16वीं शताब्दी के दौरान, जो कि ईंटों से बनाए गए हैं और हिंदू मंदिर हैं। इसी तरीके से इंडोनेशियाई शैली के जो मंदिर हैं, इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म के आपके मंदिरों का जो निर्माण किया गया, इसमें इसके जो वास्तुविद थे वो फिलिप राउसन की किताब द आर्ट ऑफ साउथ एशिया में इन्हीं की 7 से 17वीं शताब्दी के बीच इन्हें बना हुआ बताया गया है। तो यहाँ पर इंडोनेशियाई शैली 7 से 17वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म को बनाया गया है, जिसके वास्तुविद यहाँ पर देखा जाए फिलिप राउसन की किताब द आर्ट ऑफ द साउथ एशिया के बारे में इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये हो गया नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के बारे में यहाँ पर हमने जानकारी ले ली। अब चलिए द्रविड़ शैली के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं और उसकी अपनी कुछ विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, द्रविड़ शैली जो है 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारतीय पल्लव शासकों के द्वारा तमिलनाडु के महाबलीपुरम, कांचीपुरम की शैलीकृत संरचनात्मक मंदिरों में द्रविड़ मंदिर स्थापत्य के आरंभिक लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। आगे चल के चेल शासकों के द्वारा इसी शैली को अपनाकर परिष्करण करके इसे परिपक्वता के उच्च स्तर तक पहुंचाया गया और एग्जाम्पल के स्वरूप आप तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। अब द्रविड़ शैली के जो स्थापत्य के जो मंदिर की प्रमुख विशेषताएं हैं वो चलिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या इसकी अपनी विशेषताएं हैं। कभी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, द्रविड़ और बेसर शैली क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा कीजिए, एग्जाम्पल बताइए इस तरह के, तो आपको इसका डेटा आपको पता होना चाहिए, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए सबसे पहला पॉइंट, सीढ़ीदार पिरामिड नुमा आकार में मंदिर के विमान की उपस्थिति है। क्या है? सीढ़ीदार पिरामिड नुमा आकार में मंदिर के विमान की उपस्थिति है। दूसरा, मंदिरों के प्रतिमाओं के अंकन युक्त गोपुरमों का निर्माण है। मंदिरों में प्रतिमाओं के अंकन युक्त गोपुरम का निर्माण है। साथ ही यहाँ पे मंदिरों में जलाशयों की उपस्थिति, मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपालों की भयानक आकृतियां, दीवारों और स्तंभों पर वास्तुकलात्मक डिजाइन और मंदिरों के चारों ओर चार दीवारी का निर्माण। ये सभी जो चीज़ें हैं, जब भी आप द्रविड़ शैली के मंदिर को देखेंगे आपको ये सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह की आकृतियाँ, इस तरह के आपके स्थापत्य के नमूने जो होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? आपको द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला मिलेंगे। इसी तरीके से जब आप बेसर शैली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप बेसर शैली के एग्जाम्पलों के बारे में या उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं तो देखिए बेसर शैली की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली चीज़, मिलते कहाँ पर हैं? तो कर्नाटक के दक्षिणी भाग यानी कर्नाटक में चालुक्य कालीन है, होयसल कालीन निर्मित हैं। अनेक शैलियों के संस्करण में समावेशों से युक्त ये बेसर शैली है, जिसे मंदिरों का निर्माण विशेष रूप से किया गया है। इसमें पडक्कल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर, पापनाथ मंदिर, एहोल का दुर्गा मंदिर, लॉर्ड खान का मंदिर, बेलूर का चिन्ना केशव मंदिर इस शैली के आपके प्रमुख उदाहरण हैं। किसके? बेसर शैली के। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे बेसर शैली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, बेसर शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? देखिए यहाँ पर पहली बात, द्रविड़ और नागर शैली के मंदिर स्थापत्य का मिश्रण एवं समावेशन जो सबसे बड़ी विशेषता है वो आपको इसमें देखने को मिलती है। दूसरा, जो मुख्य पूजा स्थल या वेदी है वो आपकी बाहरी दीवारों पर इसके अलंकरण है। ठीक है, पूजा स्थल वेदी के बाहरी दीवारों पर अलंकरण है। तीसरा, मानो जो आकृतियां हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर रामायण और महाभारत के नायकों प्रेमी युगल आकृतियों का अंकन है और इस शैली के मंदिर के स्थापत्य की यह भी एक प्रमुख विशेषता है। साथ ही भारी मात्रा में सजावट, जैसे बुलूर का चिन्ना किशन मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर बुलूर का चिन्ना किशन मंदिर भारी मात्रा में सजावट देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त मंदिरों की दीवारों पर स्तंभों पर हिंदू पौराणिक आख्यानों से संबंधित भित्ति चित्रों का निर्माण, भित्ति चित्रों का भी निर्माण आपको यहाँ पर बेसर शैली में देखने को मिलता है। कुछ अन्य तथ्य हैं वो भी आप यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके अतिरिक्त इसमें कल्याण मंडपों के रूप में नवीन मंडप का निर्माण है और सरोवरों के साथ मंदिरों का निर्माण, जैसे हरे राम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, रघुनाथ मंदिर, विट्ठल मंदिर, महानवमी, डिब्बा, ये सारे जो मंदिर हैं आपके वो कैसे हैं? इसमें आपको
यहाँ पर तालाबों का भी यहाँ पर आपको निर्माण, इसके साथ मंदिरों के साथ सरोवरों का भी निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो इस तरीके से आज हमने इस टॉपिक में यहाँ पर नागर, द्रविड़ और बेसर शैली जो मंदिर स्थापत्य कला के जो नमूने हैं उसको हमने देख लिया। तो इस तरीके से आपके जो स्थापत्य और वास्तुकला के जो टॉपिक हैं इससे रिलेटेड यदि आपको क्वेश्चन आता है जो कि अक्सर आपको पूछे जाते हैं, चाहे वो मंदिरों के एग्जाम्पल पूछे जाए कि किस शैली में बने हुए हैं, या मेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मंदिरों के स्थापत्य कला वास्तुकला क्या होती है, या फिर द्रविड़, नागर और बेसर शैली के यहाँ पर अंकन करके बताइए, या फिर जैसे मथुरा कला शैली के बारे में हमने भी पढ़ा था, तो मथुरा कला शैली हो गई, आपको अमरावती गांधार शैली से लेकर क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए हमें यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी था। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, इसकी विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली। आई होप यहाँ पर इस टॉपिक को आपने एंजॉय किया होगा। इसका एक दो बार आप रिवीजन कर लेंगे तो यहाँ से आने वाले क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं होंगे। ऐसे ही कुछ और टॉपिकों के साथ हम आएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो जीएस के हैं उसका हम रिवीजन करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।